सो हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज के पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज की जो चर्चा होगी वो होगी मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स को लेकर, राइट। यानी रिवर के आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और ये वाला टॉपिक ओपन होना चाहिए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां पर क्या चर्चा की गई है कि हम किस प्रकार से वाटर को कंजर्व करेंगे और वाटर को मैनेज करेंगे, राइट। किस प्रकार से वाटर को बचा सकेंगे और वाटर को मैनेज कर सकेंगे। अब बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमको ये बताते हैं कि जो एंशिएंट टाइम्स में अलग अलग प्रकार के सोफिस्टिकेटेड, आपको अलग अलग प्रकार के बहुत खतरनाक प्रकार के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यानी पहले भी एंशिएंट टाइम्स में भी आपको डैम्स देखने को मिलते होंगे, राइट। लेक्स, रिजर्वियर्स, स्टोन रवल। अब ये जो डैम्स हैं ये बिल्ट ऑफ स्टोन रिवल यानी पत्थरों से मिलकर बने होते होंगे, राइट। छोटे छोटे पत्थर इस प्रकार के, राइट। एंड एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल फॉर इरिगेशन। तो वाटर को स्टोर करने के साथ साथ ये क्या करते थे कि इरिगेशन पर्पस के लिए भी वाटर को स्टोर किया करते थे। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया। और ये ट्रेडिशन एंशिएंट टाइम का आज तक चल रहा है और आने वाली सदियों में भी चलता रहेगा, राइट। और देखिए, डैम्स की यदि हम बात करें तो नेहरू साहब ने डैम्स को बोला था कि ये मॉडर्न इंडिया के टेंपल होंगे, राइट। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट था नेहरू साहब का, राइट। इसकी भी चर्चा होगी आगे। यहां पर आप ये डैम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। अब यहां पर प्राचीन भारत के अलग अलग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा हो रही है। देखिए, फर्स्ट सेंचुरी की यदि हम बात करें तो श्रृंगावेरापुरा, ये इलाहाबाद के पास है। यहां पर हमको एक बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिला, राइट, जो कि गंगा रिवर के पास है। अब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा हो रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम्स, अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे यहां पर इन्होंने बनाया है इन सिस्टम्स को। एविडेंसेस की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। यानी कलिंगा है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर कलिंगा में आपको अलग अलग इरिगेशन वर्क यानी जो खेत को जोतने की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे एविडेंसेस, सबूत आपको देखने को मिले हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, राइट, महाराष्ट्र में अलग अलग आपको सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स के प्रूफ देखने को मिले हैं। 11वीं सेंचुरी की बात करें तो भोपाल लेक, राइट, मध्य प्रदेश में है भोपाल। तो भोपाल पता होगा आपको, झीलों की नगरी बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लेक्स आपको देखने को मिलेंगे। 14 सेंचुरी की यदि हम बात करें तो ये हौज खस में एक टैंक है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। ये इल्तुतमिश ने बनवाया था और यहां पर वाटर की जो सप्लाई होती थी, देखिए, कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। वाटर की सप्लाई करने के लिए कहां पर? श्री फोर्ट एरिया में, राइट। तो ये बात तय है कि डैम्स या अलग अलग रिवर चैनल्स आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, ये बहुत पहले से चीजें एग्जिस्ट करती हैं। वॉट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। यानी किस प्रकार से डैम्स हमारी मदद कर रहे हैं, राइट, कि हम वाटर को मैनेज कर सकें और वाटर को कंजर्व कर सकें, राइट। ये किस प्रकार से, तो देखिए डैम्स क्या हैं। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर। डैम्स को बहुत पहले से, सदियों से बनाया इसीलिए जाता है कि हम वाटर को वहां पर क्या कर सकें, रोक सकें, रेन वाटर उसमें आ सके। तो ये एक तो वाटर पर्पस के लिए होता है। वाटर पर्पस मतलब जो घरों तक लोगों के पानी पहुंच रहा है अर्बन एरियाज में, एक तो उसके लिए कि लोगों की जो वाटर की नीड्स हैं वो पूरा हो सके। दूसरा कारण होता है एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, यानी खेतों की जुताई करने के लिए वाटर को कंजर्व किया जाता है। और अभी तो ट्रेडिशनल
लाइफ में हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कर पा रहे हैं, राइट, बिजली पैदा कर पा रहे हैं, जिसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, राइट। तो अभी तो बहुत सारे यूजेस हो गए हैं डैम्स के। तो देखिए, टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट फॉर इरिगेशन, अभी सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी है, वाटर सप्लाई के लिए भी है, जो घरों में जाती है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए है, रिक्रिएशन के लिए है, और फिश ब्रीडिंग के लिए भी है, यानी बहुत से लोग इसमें मछली पालन भी करते हैं, और नेविगेशन के लिए भी है। तो अभी तो डैम सिर्फ 2-3 पर्पज के लिए नहीं है, अभी तो डैम्स जो हैं वो मल्टीपर्पज डैम्स हैं, राइट। हेंस डैम्स आर रेफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। वेयर द मनी यूज ऑफ इंपाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। तो देखिए, यहां पर जो वाटर को कंजर्व किया जा रहा है या जो मैनेज किया जा रहा है, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी एक से दूसरा यूज करेंगे, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर रखा है वाटर का। जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करी है, जैसे देखिए, सतलुज बियास रिवर बेसिन, द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ। जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट का वाटर है, उसको हम बिजली पैदा करने के लिए भी यूज कर रहे हैं और इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से जो हीराकुड प्रोजेक्ट है, जो कि महानदी बेसिन में है, यहां पर हम दो प्रकार का यूज कर रहे हैं कि एक तो वाटर को कंजर्व कर रहे हैं और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी इस डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ है। मल्टीपर्पज यूज आपको देखने को मिलेंगे डैम्स के, राइट। नेक्स्ट है डैम। अब यहां पर एक डैम की सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी है। देखिए, डैम इस प्रकार के होते हैं, यहां पर आपको ये पानी दिख रहा है और यहां पर है ये इसके गेट्स, राइट। जब मानिए इसमें वाटर का फ्लो यानी वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो ये गेट्स को खोल दिया जाता है, राइट, जिससे कि यदि इसमें ओवरफ्लो हो गया, डैम टूट जाएगा, तो आसपास जितना भी एरिया है वहां पर क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी। तो डैम एक ऐसा आपका सिस्टम है जहां पर वाटर को रोक कर रखा जा रहा है, राइट। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। जैसे मानिए कि यहां से ये नदी जा रही है, राइट, तो डैम क्या करेगा कि इस वाटर के फ्लो को रोकने का काम करेगा और यहां पर पानी स्टोर हो जाएगा इस नदी का, फिर नदी यहां पर कुछ पानी स्टोर करके निकल जाएगी अलग रास्ते से। तो अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, यानी जो नदी का या जो रिवर का फ्लो है उसको कम करने में मदद करते हैं ये। ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट, यानी यहां पर आप चाहे पानी को रोकिए, रिजर्वोयर बनाइए, लेक बनाइए, इम्पाउंडमेंट करिए, कुछ भी करिए, बेसिकली तो नदियों के पानी से ही ये सारी चीजें की जाती हैं। डैम रेफर टू द रिजर्वियर रेदर देन द स्ट्रक्चर। देखिए, डैम को स्ट्रक्चर की जगह ना रिजर्वियर बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड अ स्पिलवे or weir over which or through which is intended that water will flow either intermittently or continuously। अब डैम के अंदर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, वाटर जो है आपका फ्लो होता ही रहेगा, जब पानी आ रहा है इसमें तो वाटर तो कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहेगा, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसके गेट को ओपन भी कर देते हैं, तो वाटर आपको, राइट, कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। या कभी कभी हम इसके गेट को बंद भी कर देते हैं, इवन जब सेफ लेवल पे वाटर होता है, तो हम अपनी नीड्स के हिसाब से, राइट, इसको मैनेज कर रहे हैं। डैम्स आर क्लासिफाई, अब डैम्स को भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है डैम्स का, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उसकी हाइट के बेसिस पर, और कई सारे फैक्टर्स हैं, राइट। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल, यानी हम यदि स्ट्रक्चर की किस प्रकार का वो बना हुआ है और वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो जैसे टिम्बर डैम्स होते हैं, एम्बैंकमेंट्स डैम्स होते हैं, राइट, कई प्रकार के डैम्स हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइट डैम्स कैन बी कैटेगराइज, यदि हम हाइट के बेसिस पर बात करें तो डैम्स को कैटेगराइज किया गया है कि कोई लार्ज डैम होगा, कोई मेजर डैम होगा, कोई लो डैम होगा, कोई मीडियम हाइट डैम्स होंगे। तो डैम्स कई प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप जानते हैं जब भारत को आजादी मिली उसके बाद देश में बहुत बदलाव आया, हमने बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट्स को देश में ओपन किया,
अब यहां पर अलग अलग प्रकार के वाटर को इंटीग्रेट करने की बात चलेगी, राइट। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। अब हम क्या कर रहे हैं कि वाटर को इंटीग्रेटेड यूज करेंगे अलग अलग पर्पस के लिए। वर थॉट एज ऑफ द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। इसीलिए देखिए, अब जितने भी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके देश के विकास के लिए भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कारण क्या है कि आपकी एग्रीकल्चर, राइट, इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन तो अप्रोक्सीमेटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो उनकी पानी की समस्याओं को समाधान करना वो सरकार का काम है, राइट। और देश में जो वाटर नीड्स है, वो वैसे भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो देश की वाटर नीड्स भी बहुत ज्यादा हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के विकास के लिए, राइट। तो यहां पर वही चर्चा हो रही है। यदि हम कॉलोनियल पास्ट की बात करें तो अंग्रेजों ने हमको हैंडीकैप कर दिया था एक तरीके से, राइट, हर तरीके से, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, हर तरीके से। इसीलिए नेहरू साहब क्या बोलते हैं कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को उन्होंने मॉडर्न इंडिया का टेम्पल बताया गया, राइट। द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमने क्यों डैम्स को इंटीग्रेट किया या वाटर को इंटीग्रेट किया, वाटर रिसोर्सेज को इंटीग्रेट किया, उसका क्या कारण है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, विलेज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यानी गांव में अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर गांव के लोग डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, खेती पर विश्वास ज्यादा रखते हैं वो, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा हो, इंडस्ट्रीज की जो वाटर डिमांड्स है उसको पूरा कर सके हम, जिससे देश की ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था देश की बढ़ सके, राइट। अब यहां पर कुछ एक्टिविटी है, ये आप पढ़ सकते हैं चाहें तो, बट यहां पर एक रिवर की चर्चा हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहां पर दामोदर रिवर की चर्चा हो रही है। दामोदर रिवर है ये आपकी, और इस रिवर को रिवर ऑफ सोरो के नाम से बोला जाता है। दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सोरो के नाम से बोला जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रिवर कहां पर उपस्थित है और कहां से शुरू होती है, राइट। चलिए, इन recent year multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons। तो देखिए, यदि हम अभी हालांकि करंट टॉपिक की चर्चा करें तो बहुत सारे अपोजिशंस भी होते हैं डैम्स को बनाने के लिए, सरकार पर प्रेशर आता है कि यहां पर डैम्स मत बनाइए, उसके बहुत सारे कारण हैं, वही चर्चा की गई है आपकी एनसीईआरटी में। देखिए, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। यदि आप रिवर के जहां से भी रिवर का फ्लो हो रहा है वहां पर यदि आप डैम्स को बना रहे हैं तो समझिए आप नदियों की जो नदी फ्लो कर रही है उसके फ्लो को क्या कर रहे हैं आप, नेचुरल फ्लो को, राइट, खराब कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि देखिए, अब नेचुरल फ्लो को आपने खराब किया तो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर। यानी यहां पर आप देख रहे हैं ये सेडिमेंटेशन दिख रहा है आपको, ऐसे कीचड़ टाइप की, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं यदि आप नदी के नेचुरल फ्लो को बिगाड़ देंगे तो। ऐसे कीचड़ जम जाएगी, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि यदि पुअर सेडिमेंटेशन होगा, यहां पर ज्यादा कीचड़ जम जाएगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो मछली हैं या जो भी पानी में जीव जंतु रहते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, राइट। तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको देखने को मिलते हैं, राइट। तो देखिए, अब यहां पर वही एक्वेटिक लाइफ की चर्चा चल रही है और स्ट्रीम बेड्स भी अफेक्ट होंगे जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जान जा सकती है। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना। अब देखिए, फोना की बात चल रही है, एक्वेटिक फोना हमने चर्चा करी। एक्वेटिक फोना क्या करते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक्वेटिक फोना मतलब ऐसे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं। फोना हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स, राइट। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि सॉइल लीडिंग टू इट डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर सॉइल क्या कर रही है, डिकम्पोजिशन कर रही है,
राइट। ये जो सॉइल मट्टी के साथ आ रही है, सॉरी रिवर के साथ जो सॉइल आ रही है वो यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगी, उससे एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएगी, और क्या होगा कि यहाँ पर आसपास, राइट, जो भी जीव जंतु हैं वो भी माइग्रेट कर लेंगे, यहां से कहीं और चले जाएंगे, तो इकोसिस्टम कहीं हद तक अफेक्ट हो रहा है इससे, राइट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट्स। और देखिए कई मल्टी प्रोजेक्ट्स जो हुए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे लार्ज डैम्स को बनाना, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहां पर आप देख रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में कितने लोग इसके अगेंस्ट हैं। कारण क्या है कि देखिए डैम्स को बनाने के लिए, राइट, बहुत सारी चीजों को हमें चेंज करना पड़ता है। एक तो वहां पर जो पॉपुलेशन है उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, राइट, कि आसपास कोई घर ना हो, क्योंकि यदि डैम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब सरकार चाहती है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट हो, राइट, बट उसके साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें लोकल कम्युनिटी का भी तो ध्यान रखना है। तो यदि हम डैम बनाएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनको उनकी जगह से हटाना पड़ेगा, और यही कारण है, राइट, रेजिस्टेंस का, विरोध करने का। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लिवलीहुड एंड देयर मीगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर फूड ऑफ द नेशन। अब यहां पर यह चर्चा हो रही है कि जो लोकल कम्युनिटी है या जो लोकल पीपल हैं, राइट, जो अपनी जमीन पर बेचारे खेती वेती करते हैं, उन सब का क्या होगा, उनको जब हटा दोगे तो आप, सो लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स। इसीलिए लोकल पीपल जो जहां पर डैम बना रहे हैं, वहां के जो लोग निवासी हैं, उनको तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर रेशियो निकालेंगे तो ज्यादा नुकसान ही होगा, राइट। इसीलिए क्या होता है कि वो इस प्रकार के आंदोलन करते हैं। परहैप्स द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। अब यहां पर यह चर्चा हो रही है, क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पैसे वाले लोग हैं, क्या उनको इस प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट को तो पानी चाहिए, उनकी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी, तो पैसे वाले लोगों को तो इससे फायदा हो सकता है, बट जो लोअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको ज्यादा नुकसान होता है इस प्रकार की चीजों से, राइट। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहां पर एक मूवमेंट की वही चर्चा हो रही है कि राइट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that mobilized tribal people, farmers, environmentalists and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in the Gujarat। आपको पता होगा ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई, इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, जैसे ट्राइबल पीपल, किसान, पर्यावरण को बचाने वाले लोग, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, राइट। इनका यह था कि भैया आप गुजरात के अंदर जो रिवर है नर्मदा, नदी जो है नर्मदा, उसके ऊपर ये डैम मत बनाइए, सरदार सरोवर डैम, राइट। इससे क्या होगा, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण में समस्या आ सकती है, राइट। आप पेड़ों को काटेंगे, बहुत सारी समस्या आ सकती है, और जो गरीब लोग हैं उनको क्या कर देंगे, आप वहां से डिस्प्लेस कर देंगे, राइट। उनका रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, बट एक्चुअली में तो कहीं हद तक चीजें नहीं हो पाती हैं। आप कितने लोगों को आप बेनिफिट्स प्रोवाइड करा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बहुत सारे लोगों को नुकसान ही होता है ऐसे प्रोजेक्ट से, जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं। अब इरिगेशन की बात करें तो देखिए यहां पर आपको अलग अलग पानी का यूज देखने को मिल रहा है फसल में। तो एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन में बहुत अलग अलग प्रकार की आपको पानी का यूज देखने को मिलता है। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या चर्चा है, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। यानी इरिगेशन ने क्रॉपिंग पैटर्न को बदला है, अलग अलग प्रकार से इरिगेशन होते हैं, राइट। और फार्मर भी शिफ्ट कर रहे हैं वाटर इंटेंसिव खेती करने के लिए, कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए, जहां पे किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सैलिनेशन ऑफ सॉइल, राइट। सॉइल के अंदर ज्यादा नमक आप देखने को मिलेगा आपको, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन कम हो जाता है। एट द सेम टाइम इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, और ये इसके साथ साथ लैंडस्केप को भी बदल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए रिच लोग और
पुअर लोगों के बीच में, यानी पैसे वाले और गरीब लोगों के बीच में, या पैसे वाले या गरीब किसानों के बीच में एक सोशल गैप क्रिएट हो जाएगा, राइट। एक समाज में एक दूरी बन जाएगी इन दोनों के बीच में। As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources, और ये conflicts का कारण भी बनता है, क्योंकि उसी डैम से कुछ लोगों को खेती करनी है, कुछ लोगों को अपनी डिमांड्स को पूरा करना है, ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे नहाना, खाना पीना, खाना बनाना, वॉट एवर इट इज, कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण भी बनेगा। तो जैसे देखिए इन गुजरात साबरमती बेसिन, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फार्मर्स वर एगिटेटेड। गुजरात में साबरमती बेसिन में के फार्मर क्या करते हैं, गुस्से में आते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि हायर प्रायोरिटी, यानी ज्यादातर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है अर्बन एरियाज को। जब भी वाटर क्राइसिस होगी तो अर्बन एरियाज में वाटर की सप्लाई होती है, या ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है तो वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पाता। तो ये क्या कारण बन गया कॉन्फ्लिक्ट का, कि कुछ लोगों को पानी भेजा जा रहा है उसी जगह से और कुछ लोगों को पानी नहीं भेजा जा रहा है, इवन इरिगेशन पर्पज के लिए भी। तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं राज्यों के बीच में, जैसे आपको पता होगा कृष्णा एंड गोदावरी जो रिवर है उसमें तमिलनाडु और कर्नाटका लड़ते ही रहते हैं, राइट। तो अलग अलग डिस्प्यूट्स की भी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। ये हैं आपके मेजर रिवर इंडिया के, और डैम्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदियां कहां से शुरू होती हैं, कहां मर्ज करती हैं, कहां कहां पर बड़े बड़े आपको डैम मिलेंगे। जैसे हीराकुंड डैम कहां पर है ये, राइट। ऐसे ही आपको सरदार सरोवर डैम कहाँ है, गंगा नदी कहां से आ रही है, ये आप मैप को अच्छे से देखिएगा, राइट। आपको मैप्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, इंडिया के सारे मैप्स पर, चाहे वो फॉरेस्ट का मैप हो, रिवर का हो, डैम्स का हो, अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, अब यहाँ पर ये डिस्प्यूट चलता रहता है कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ऐसे वाटर के बेसिस पर, ठीक है। डू यू नो दैट कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स। अब ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में डिस्प्यूट चल रहा है कृष्णा गोदावरी को लेकर। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कौन्या बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। द This would reduce downstream flow in their states with adverse consequences for agriculture and industry। चर्चा क्या है, यदि कोई राज्य किसी नदी का अपनी तरफ फ्लो कर लेता है तो उस नदी की स्ट्रीम की वेलोसिटी, यानी जो बहने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो दूसरे राज्य तक कम पानी जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यही मुद्दा बन जाएगा एक लड़ाई झगड़े का, कि हमारे पास कम पानी आ रहा है इस नदी का, आपके पास ज्यादा जा रहा है, तो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ना वो खेती कर पा रहे हैं, ना उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही हैं। ये मेन कारण है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे बिल्ट। तो ज्यादातर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं कि जिस पर्पज के लिए जो रिवर प्रोजेक्ट्स को बनाया गया, चाहे डैम्स को बनाया गया, चाहे रिजर्वियर को बनाया गया, या किसी और चीज को बनाया गया, जिस पर्पज के लिए बनाया गया, जिस मुद्दे के लिए बनाया गया, वो मुद्दा ही पूरा नहीं हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा का कारण तो बनेगा ही ना, ऑब्वियस बात है। आयरनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स। बेसिकली डैम्स को एक ये भी रीजन होता है कि फ्लड से बचाने के लिए, यानी जो बाढ़ आती है उससे बचाने के लिए चीजें की जाती हैं। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods। और एक्चुअली में इंडिया में ये सत्य है कि जब हकीकत में बाढ़ आती है ना, तो डैम्स अनसक्सेसफुल रोल प्ले करते हैं, ढंग से फ्लड्स में ज्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, राइट। जब एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, यानी ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाए। यू मे हैव सीन और रीड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स। आप जानते हैं जब बारिश बहुत तेजी से पड़ती है तो डैम्स के गेट खोल दिए जाते हैं और अलग अलग आपको दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में हुआ। द फ्लड्स हैव ओनली डिवास्टेटेड लाइफ। बाढ़ क्या करती है, कई सारे लोगों की जान चले जाती है, राइट, कई प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, सॉइल इरोजन होता है, और भी कई सारे आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव ऑफ सिल्ट। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि मट्टी बह जाएगी, पत्थर वत्थर आपको रह जाएंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो सेडिमेंटेशन का क्या है, नीचे जमीन पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होंगे, इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, राइट, सिल्ट होगा उसके अंदर, जो कि आप उस पर खेती नहीं कर पाएंगे, राइट।
It was also observed that a multi-purpose project induce earthquake. यदि जहां पर हम डैम बनाते हैं ना, वहां पर अर्थक्वेक आने के खतरे होते हैं, वाटर बॉर्न डिसीज होने के खतरे होते हैं, पेस्ट, पॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फायदे के साथ साथ, विकास के साथ साथ इसके हमें गलत परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये बारिश हुई, बारिश का पानी राइट घर पर आ गया। अब इसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर ये पाइप लगा दिया है। अब जो भी पानी बरसेगा इस पाइप से जाएगा नीचे, यहाँ पर फिल्ट्रेशन एक टैंक होता है जो कि पानी को फिल्टर कर देता है, जो भी गंदगी वगैरह है उसके अंदर, और ये भर जाता है नीचे ऐसे मेन टैंक में। अब इससे आप मोटर लगाकर आप अपने वाटर को गार्डनिंग कर सकते हैं, टॉयलेट फ्लश कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जो कि रेन वाटर है वो आपने कंजर्व कर लिया और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ यूज भी कर लिया। अच्छा है ना, वाटर सेव हो रहा है। मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर फ्लड की चर्चा हो रही है, एनसीईआरटी का इमेज है आपका राइट। यहाँ पर फ्लड्स देखिए, तो फ्लड्स में ऐसे लोगों की मदद की जा रही है, सरकारें मदद करती हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ड्यूरिंग फ्लड्स क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये कारण है। अब यहाँ पर चर्चा कर रहे थे हम राइट मल्टीपर्पज सॉरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो यहाँ पर अब बहुत विरोध होता है अलग अलग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का, जैसे बड़े बड़े डैमों को बनाने के लिए। क्यों होता है, अभी हमने चर्चा करी कि दोनों राइट वाटर हार्वेस्टिंग वाज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। आप क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और वाटर को आप बचा भी पा रहे हैं राइट। इन एंशियंट इंडिया विद द अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो अभी हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखा। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको पहले के समय में देखने को मिलते थे। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम इस प्रकार से चीजें कर लेते हैं राइट। पहले जैसे बैम्बू यानी जो बांस होता है उससे हम किया करते थे चीजें। People had in depth knowledge of rainfall regime and soil types and developed wide ranging techniques to harvest rainwater। अब जिसको अलग अलग ज्ञान है रेनफॉल का, सॉइल टाइप्स का राइट, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार से रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर इन कीपिंग विद लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स। तो देखिए पहले के लोगों को ज्ञान होता था, तो अलग अलग मदद से, अलग अलग तरीकों से वो क्या करते थे कि रेन वाटर को या आपका नदियों के पानी को कंजर्व कर लिया करते थे। अब यदि हम पहाड़ों की बात करें, हिल और माउंटेन रीजन्स की बात करें, तो देखिए पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स। पीपल क्या करेंगे वहां पर, जैसे मानिए कोई नदी है तो उसको डाइवर्ट कर देंगे राइट। डाइवर्जन चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गोल्स कुल्स वेस्टर्न हिमालयाज में आपको एग्रीकल्चर की क्या है कि पानी ढंग से हम उसका प्रॉपर मैनेज कर पाए और यूज कर पाए अपने एग्रीकल्चर के लिए या घर के पर्पस के लिए राइट। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि स्टोर की रेन वाटर को रिस्टोर किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए राइट, पर्टिकुलरली इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं पानी की बहुत कमी है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इंडंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। देखिए जब बंगाल में फ्लड आती है तो लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, चैनल्स बना रखे हैं कि वो जो पानी आए उससे हम अपने खेतों की जुताई कर लें। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, सूखा और या जहां पर थोड़ी बहुत बारिश पड़ती हो उधर वाले एरिया में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। यानी जो जहां पर वो खेती करते हैं उन्होंने उसको क्या कर रखा है कि एक तरीके से वाटर को स्टोर करने का सिस्टम बना लिया है, कैसा स्ट्रक्चर बना लिया कि जो बारिश का पानी आए उसको हम स्टोर कर सकें, जिससे कि खेती कर सकें राइट अलग अलग जगह। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है जैसे सॉइल लाइक खादेन्स इन जैसलमेर एंड जोहाट्स इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान, और इस प्रकार की चीजें आपको राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर ये टैंक्स की बात हो रही है राजस्थान के, तो इन्होंने देखो क्या कर रखा है कि ये ऊपर से पाइप देखने को मिल रहा है आपको, ये वाला पाइप। अब ये पाइप क्या छत से जो बारिश का पानी होगा आएगा और यहाँ पर ये कनेक्ट कर देगा, तो अब सारा पानी इसके अंदर चले जाएगा, तो लोगों को जरूरत है तो इसके अंदर से पानी निकाल लेते हैं राइट। ये टैंक्स की बात हो रही है। तो देखिए सेमी एरिड और ऐसे रीजन्स
राजस्थान के, जैसे राजस्थान में बीकानेर की बात करें, फलौदी की बात करें, बारमर की बात करें, राइट, यहाँ पर आपको घरों में एक ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैंक देखने को मिलता है इस प्रकार का, राइट, घर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये तो ऊपर उठा हुआ है, कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं, राइट, जहां पर आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। एक बड़ा रूम की तरह होते हैं ये, है ना। ये तो गोल है, कुछ आपको इस प्रकार के, है ना, रूम की तरह दिखेंगे, बट वो अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। बेसिकली क्या है कि वहां पर वाटर को कंजर्व किया जा रहा है, किससे? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। यानी जो यहाँ पर पानी आया, जैसे मानिए यहाँ से बारिश का पानी आया, यहां से हमने क्या किया, ये पाइप की मदद से यहां चले गया। अब ये अंदर, घर के अंदर हमने क्या कर रखा है, टैंक बना रखा है, जिससे हम क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, सॉरी, रेन वाटर को कंजर्व कर सकेंगे। तो अलग अलग रूफ टॉप्स पे पाइप्स होते हैं, राइट, जिससे हम यूज कर सकते हैं तरीके से इस वाटर को। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो इस पानी को वो पी सकते हैं, राइट, अलग अलग चीजों से वो भी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एक अच्छा कंसेप्ट है वाटर को कंजर्व करने का। अब है आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये बहुत अच्छी टॉपिक्स होते हैं, जब भी एनसीईआरटी में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो, समझ लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको देकर जाने वाला है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। कारण क्या है, देखिए, ये शिलोंग मेघालय, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये। तो वहां पर आप जानते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और बारिश भी बहुत ज्यादा पड़ती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको घर भी कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, छत कि पानी आए तो ऐसे निकले। ऐसी छत नहीं देखने को मिलेंगी जो आपको उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है तो क्या करते हैं यहाँ के लोग, क्या करते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे वाटर को कंजर्व कर पाते हैं। तो देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज चिरापुंजी एंड मौसनरम सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग। तो चिरापुंजी और मौसनरम की बात हो रही है, जो कि 55 किलोमीटर दूरी पर है शिलोंग से। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में, राइट। और यहाँ पर है पानी की कमी, फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत कम है, बट नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज अ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। नियरली 15 से, यदि हम बात करें तो 15 से 25% जो टोटल वाटर है घरों का, वो आता है आपका यूज में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। बारिश बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इसीलिए यहां भी देख सकते हैं आप, राइट, कि यहां से छत से पानी आया, राइट। अब ये यहाँ पर आप ऐसे टैंक्स देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ये वाटर। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द अब देखिए, यदि हम करेंटली बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी क्या हो गई, थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी, राइट। ये कम हो गई, डिक्लाइन हो गई है राजस्थान, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी क्या है, शहरों में क्या है, बहुत अच्छे से पाइपलाइन से अर्बन एरियाज में सिस्टम अच्छा सेट कर रखा है कि पानी की किसी को कमी ना हो। बट कुछ हिस्से ऐसे हैं अभी भी जहां पर वाटर क्राइसिस है, बट ज्यादातर शहरों में तो अभी, राइट, ये चीजें कर रखी हैं। तो होता क्या है कि यदि हम भारत के बहुत सारे हिस्सों की बात करें, जैसे रूरल एंड अर्बन इंडिया में, तो अर्बन एरियाज में तो आपको ज्यादा वाटर क्राइसिस नहीं देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है, राइट। तो इसलिए लोगों ने क्या किया है कि अब बहुत रेयरली लोग रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। इन गेंदातुर अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मसूर, Karnataka, villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting to meet their water needs। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग राज्यों की चर्चा हो रही है, राइट। यहाँ पर लोग अपने घरों में, राइट, क्या कर रहे हैं, रूफ टॉप पे रेन वाटर को कंजर्व कर रहे हैं और उससे अपनी नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। लगभग 200 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिन्होंने इस सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। अच्छी बात है, आपको भी करना चाहिए, यदि आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आपके देश का पानी कहीं हद तक आप बचा पाएंगे। तो यही चर्चा हो रही है। अब देखिए, गेंदा तो रिसीव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी सालाना बारिश की बात करें तो 1000 mm बारिश होती है, लगभग 80% कलेक्शन एफिशिएंसी एंड अबाउट 10 फिलिंग्स एवरी हाउस एंड कैन कलेक्ट यूज 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। सोचिए आप, लगभग 50,000 लीटर ऑफ वाटर ये किससे यूज कर पा रहे हैं, आपका रेन वाटर या रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी आप बोलना चाहें। फ्रॉम द 20 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट एनुअली अमाउंट टू 1 लाख लीटर, 1 10 100,000 लाख, 1 लाख लीटर, राइट, एनुअली, सालाना इतना पानी तो ये कर लेते हैं काम अपना इससे। तमिलनाडु एक ऐसी
स्टेट है, पहला राज्य है भारत का जहां पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स को बनाया गया घरों के ऊपर। देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स, और यहां पर एक आपको लीगल ऐसे रूल रेगुलेशन मिलेंगे कि डिफॉल्टर को पनिश किया जाए, उसको सजा दी जाए। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने चर्चा कर ली। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही है जो अभी आपको मैंने दिखाई थी, इमेज समझा दिया था ये क्या होता है कैसे होता है, राइट। यहाँ पर ये चर्चा आप इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अब है आपका बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, और ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। अब यहाँ पर बैम्बू यानी बांस के माध्यम से हम इरिगेशन करेंगे। तो देखिए पहले तो इस प्रकार के आपको ये सिस्टम देखने को मिलते थे, बांसों से हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। मेघालय में एक 200 साल पुराना टैपिंग सिस्टम है, राइट, इसी प्रकार का, जहां पर आपको बांस की मदद से, राइट, बैम्बू पाइप की मदद से ये वाटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छा है। पिक्चर 1 पिक्चर 2 इसमें दी हुई है, राइट, आप देख सकते हैं कि इससे लोग एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, इसी पानी से, इसी बैम्बू इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्या कर रहे हैं कि घरों में यूज कर रहे हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, राइट, अलग अलग प्रकार की डिफरेंट नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट और क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। अभी चैप्टर 4 की वीडियो आ जाएगी, कल या परसों आ जाएगी, राइट। हम पूरी क्लास 6 से लेके क्लास 12 की ज्योग्राफी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स सारी फिनिश करेंगे ज्योग्राफी के लिए, राइट, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। आप सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते बस इतना बोलना चाहता हूं कि वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, तो आप इतना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए।